हमारे प्रिय विद्यार्थी, आपको तेजस एजुकेशन इंडिया में हार्दिक स्वागत है। अभी हम आपको ब्लड कार्पसल्स के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त कणिका। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का कार्य क्या है और प्लाज्मा में कौन कौन से कंटेन या अवयव पाए जाते हैं। यहाँ हम आपको यह बता दें कि ब्लड का जो दूसरा पार्ट, जिसको आप सॉलिड पार्ट कह सकते हो, वह ब्लड कार्पसल्स कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रक्त कणिका। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी, यह लिखा हुआ है ब्लड कार्पसल्स, जिसको हम लोग कहेंगे रक्त कणिका। इसको आप रक्त कणिका भी कह सकते हैं। सेल लिख दिया गया है, चूंकि इसको सेल भी कहा जाता है, परंतु कार्पसल्स और सेल में कुछ अंतर है। ये अंतर बाद में हम आपको स्पष्ट करेंगे। पहले आप केवल अभी यहाँ पर यह सोच लीजिए कि ब्लड कार्पसल्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो ब्लड कार्पसल्स आपके 3 प्रकार के हो गए। रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये है WBC। W का मतलब हो गया वाइट, B का मतलब हो गया ब्लड और C का मतलब हो गया कार्पसल्स। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। और ये प्लेटलेट्स हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिंबाणु। हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु। और इसको एक नाम और से जानते हैं, जैसे RBC है, इसको आप इरिथ्रोसाइट्स कहते हो। हालांकि ये सब चीज हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इरिथ्रोसाइट्स, चूंकि ये 2 शब्द से बना है, इरिथ्रो प्लस साइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। उसी तरह से ये WBC है, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो इसका निर्माण, RBC का निर्माण और WBC का निर्माण रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है, ये लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाया गया? तो हम लोगों का जो हड्डियाँ हैं, जो मोटी और बड़ी हड्डी है वह खोखली होती है, और उसके अंदर बोन मैरो पाए जाते हैं। और वह बोन मैरो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रेड बोन मैरो, दूसरा को कहते हैं वाइट बोन मैरो या हल्का पीला बोन मैरो, जिसको हिंदी में लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो ब्लड का निर्माण मुख्य रूप से लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, दोनों। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति आती है तो वाइट बोन मैरो, रेड बोन, ये तो इस WBC के निर्माण हमारा हल्का पीला बोन मैरो भी करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, जब और आपातकाल की स्थिति आ जाती है
तो स्प्लीन भी करता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा गया। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा गया है, और स्प्लीन का हिंदी पिलिया या तिल्ली होता है। तो स्प्लीन से 2 क्वेश्चन अवश्य बनता है। एक क्वेश्चन कि आरबीसी का कब्रगाह कौन है, जहां आरबीसी की मृत्यु होती है। देखिए यहाँ स्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु हो गई, तो आरबीसी की मृत्यु स्थल पिलिया, और जब आपातकाल की स्थिति आती है तो वैसे स्थिति में डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्प्लीन करने लगता है। यही कारण है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा गया है। तो 2 बात याद रखिएगा, स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह और स्प्लीन ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अब देखें हम लोग कि इसकी ये आकार में आरबीसी कैसा होता है। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो बाइकॉन्केव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब हो गया कि बीच में धंसा हुआ। अल्पलिन नामक एक टॉफी आता है, आप देखेंगे बीच में धंसा रहता है, वही उसी टाइप का यह दिखता है। इसका जो आकार होगा, इसका आकार अमीबा की तरह आकारहीन होता है, कोई इसका विशेष आकार नहीं होता, ये अमीबे की तरह आकारहीन पाए जाते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें तो यह गोल या अंडाकार दिखता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो यह गोल और या अंडाकार दिखता है। केंद्रक न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं पाए जाते, लेकिन आप यहाँ एक बात याद रखिएगा कि वैसे आरबीसी जो मैच्योर्ड हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, क्योंकि उनका केंद्रक आरबीसी में डिजल्व हो जाता है, उनका केंद्रक कोशिका द्रव में डिजल्व हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन जब आरबीसी अपरिपक्व रहेंगे तो वैसे स्थिति में उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसलिए जब आप बीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह क्वेश्चन को डाल देता है और कहता है कि अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक होगा या नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब आरबीसी जन्म लेता है उस समय यह अपरिपक्व होता है, तो उस समय उसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाएगा तो केंद्रक नहीं होगा। अब रही बात कि ऊंट और लामा, यह दोनों स्तनधारी है। ऊंट की एक प्रजाति है लामा, जो ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र में इस ऊंट की प्रजाति पाई जाती है, जो छोटे आकार की होती है। वह बकरी की तरह दिखेगी, मुंह रहेगा ऊंट की तरह, शरीर रहेगा बकरी की तरह। उसके आरबीसी में, लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि बाकी जो स्तनधारी प्राणी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होगा, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, यह अनुपस्थित रहता है। यही कारण है कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, उस सब में डब्ल्यूबीसी से ही न्यूक्लियस निकाला जाता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा जीनोम की बात, जिसको जेनेटिकली मोडिफाइड कहते हैं। तो जब किसी में जीन मॉडिफिकेशन की बात की जाती है,
उस समय भी हम लोग क्या करते हैं कि इसी WBC का केंद्रक लेते हैं, इसी WBC का केंद्रक हम लोग ले लेते हैं। तो WBC में केंद्रक होगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होगा। RBC जब परिपक्व रहेंगे तो उसमें केंद्रक नहीं होगा। अब रही बात संख्या की, तो RBC की जो संख्या होगी वह पुरुष और स्त्री दोनों में अंतर पाए जाते हैं। पुरुष में RBC 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन प्रति mm³ ब्लड में पाए जाते हैं। 5 मिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इस प्रकार से पुरुषों में 50 लाख से 55 लाख RBC पाए जाएंगे, वो भी कितना ब्लड में, तो 1 mm³ का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कि अगर 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा अगर हम कोई पात्र ले लें, ये पात्र अगर हमने ले लिया जो एक क्यूब की तरह हो गया, अब इस पात्र में अगर हम ब्लड को रख दें तो ये ब्लड की जो मात्रा होगी उस ब्लड में RBC की संख्या 50 लाख से 55 लाख होनी चाहिए। महिला में 45 लाख से 50 लाख होनी चाहिए, ये RBC की संख्या होती है। लेकिन WBC की संख्या 8,000 से 10,000, स्त्री पुरुष दोनों में यह वही होता है। और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, इसकी जो संख्या होगी वह 2 लाख से 5 लाख होती है। बिंबाणु की संख्या 2 लाख से 5 लाख होती है। आप एक बात जान लीजिए कि कभी भी आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाइएगा, जहां CBC करता है, टोटल ब्लड काउंटिंग जब करता है, तो वहाँ का रेंज आप देखिएगा कि 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख भी लिखता है। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह केवल थ्योरेटिकल है, व्यवहारिक रूप से यही पाया जाता है 2 लाख से 5 लाख। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो प्लेटलेट्स है, अगर इसकी संख्या 40,000 से कम हो गई तो वैसे स्थिति में व्यक्ति का ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है, रक्त की नलिकाएं जाम हो सकती है, जहीं तहीं से ब्लड की नलिकाएं फट जाएगी और ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसा कि जब किसी को डेंगू नामक बीमारी होती है, डेंगू फीवर में, डेंगू बुखार में, यही प्लेटलेट्स की संख्या अचानक गिर जाती है। जो 40,000 से नीचे होने लगा तो पेशेंट आ गया खतरे में। अब रही बात जीवन काल, तो इसका जीवन काल याद रखिएगा कि RBC का जीवन काल 20 दिन से लेकर 120 दिन होता है। कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 120 दिन होता है। इसकी जीवन काल, ये कितना दिन तक हमारे शरीर में जिंदा रहेगा, तो कुछ घंटा से लेकर 4 दिन तक, या 12, 13, 14 घंटा में भी खत्म हो सकता है, लेकिन 4 दिन तक अधिकतम रहता है। और ये जो जीवन काल है, चूंकि WBC 5 प्रकार के पाए जाते हैं, एस्नोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब 5 प्रकार के पाए जाते हैं WBC, तो उनका जीवन काल उनके प्रकार पर निर्भर करता है, जो हम आपको प्रकार बाद में बताएंगे। तो ये हो गया कुछ घंटों से लेकर 4 दिन तक।
प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह 3 दिन से लेकर 5 दिन माना गया। ये सारी जो डाटा जो दी जाती है ये लमसम डाटा है। अब आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगी? तो आरबीसी की मृत्यु जो होगी वह स्प्लीन में होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पीलिया कहते हैं या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? तो आपको हम बता दें कि अगर ये हमारा स्टोमक है तो इस स्टोमक और ये पैंक्रियाज के बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है। इसी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं स्प्लीन, तिल्ली। जो काला जार जब लोगों को होता है ना तो ये बाएं साइड में तिल्ली पाया जाता है। डॉक्टर इसको देखकर दाब कर कहते हैं कि आपका स्प्लीन बढ़ गया है। तो यही स्प्लीन है। इसी स्प्लीन में आरबीसी मरता है और मरने के बाद ये चला जाएगा लीवर में, और जब वह लीवर में जाता है तो टूट जाता है और टूट कर ये फिर ब्लड में मिल जाएगा। ब्लड ले जाकर किडनी में उसको छान देता है। छानने के बाद मूत्र के माध्यम से वह सब बाहर निकल जाते हैं। अब इनका मृत्यु देखिए, ये बेचारे WBC रक्त में ही घुल जाते हैं। प्लेटलेट्स भी रक्त में ही घुल के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब रही बात आरबीसी का कार्य, तो आरबीसी का जो कार्य है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पूरे शरीर में परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये कार्य जो करता है वह कार्य हेमोग्लोबिन के माध्यम से, किसके माध्यम से किया? हेमोग्लोबिन के माध्यम से यह कार्य करता है। याद रखिएगा कि O2 और CO2 का परिवहन आरबीसी करता है हेमोग्लोबिन के माध्यम से। हेमोग्लोबिन वह ट्रक है जहां ऑक्सीजन फेफड़ा में लोड करता है और हमारे कोशिकाओं में जाकर अनलोड कर देता है। फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लोड करता है और हमारे फेफड़ा में अनलोड कर देता है। तो O2 और CO2 का परिवहन हेमोग्लोबिन करता है। यही वाहन है जो O2 और CO2 को ले जाता है और ले आता है। जब हम आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम पर आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हेमोग्लोबिन ले जाता है और ले आता है। WBC का कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता देता है। आज जिसके पास में रोग निरोधक क्षमता अच्छा है उसे कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, ये वायरस उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये रोग निरोधक क्षमता हमारा अच्छा होना चाहिए। नियमित जीवन शैली और पौष्टिक आहार अगर हम लोग लेते रहें तो WBC का संख्या मेंटेन रहता है, अर्थात हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता विकसित रहता है। अब रही बात प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम है यह रक्त को थक्का बनाता है। क्या करता है? यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स का। अब इसके बाद हम जो बताएंगे वह कुछ और विशेष बात लेकर आ रहे हैं।